मौसम आ गए मौसम। तो ठीक है, आज हम करेंगे थोड़ा अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इन सब का क्या लिंक है आपस में? वैसे देखा जाए तो ये टर्म अलग अलग भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन इन सब का आपस में लिंक भी हम देखते हैं कि बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि ये टर्म अलग अलग है तो इनको कोई अकाउंटिंग पढ़ेगा तो उसको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना इतना, या उसको इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं कुछ पढ़ना, या कोई इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट है या कोई पर्सन है जो इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन यूज करता है तो उसको अकाउंटिंग से कुछ नहीं लेना देना ना फाइनेंस से। तो ये तीनों चीज़ आपस में इंटरलिंक होती है। जब इनको लार्ज स्केल पे देखते हैं हम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं या इवन गवर्नमेंट स्केल पे देखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स, और थोड़ा जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है, थोड़ा गवर्नमेंट में क्या, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का क्या रोल रहता है, अकाउंटिंग का क्या रोल रहता है उसमें। अकाउंटिंग क्या होती है? ये कोई भी हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई बिजनेस, चलो हम स्टार्ट करने से पहले किसी और बिजनेस के बारे में देखते हैं कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, हम कैसे बता पाएंगे, वो डिसीजन कैसे ले पाते हैं हम? उसके अकाउंट्स देख के ही उसके अकाउंट्स देख के ही हमें पता चलता है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। तो अगर हमको कुछ उसमें इन्वेस्ट करना है तो हम तभी देखते हैं कि अगर वो प्रॉफिट अच्छा कमा रही है तो तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज अगर उसका प्रॉफिट या सेल्स उसकी अच्छी नहीं चल रही है तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अकाउंटिंग इसमें की जाती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन, जो भी डेली ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, और फिर उनको रिपोर्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट करते हैं फिर उनको। यहाँ पे ये इसका मीनिंग है सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी कि इसका मीनिंग क्या है सिस्टमेटिक? यानी कि जैसे कोई बिजनेस लगा लो, फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, वो चेयर बनाते हैं तो वो अपने रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। जब चेयर बनाने के लिए लकड़ उठाएंगे मार्केट में से, तो फिर उसको देखेंगे कि ये अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, वो हम अभी देखेंगे आगे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो उसको कैसे कैसे क्लासिफाई करने की, वो जो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री बोलते हैं जिसको, वो जर्नल एंट्री पर्सनल अकाउंट वाले रूल से जाएगी, या नॉमिनल अकाउंट वाले रूल से जाएगी, या रियल अकाउंट वाले रूल से जाएगी। फिर आगे उनके लेजर बनते हैं, फिर लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट ये शो करता है कंपनी की एक्चुअल कंडीशन की, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। अगर उसके उधार ज्यादा है, डेट ज्यादा है, तो यानी कि वो कंपनी भी लॉस में थोड़ा। तो इसलिए अकाउंटिंग में ये सब चीजें नोट करती है, जिसमें जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई भी, सबसे पहले कोई भी कंपनी में कोई भी एक्टिविटी होती है फाइनेंस के रिगार्डिंग, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कोई भी सेल एक्टिविटी हुई है, या कुछ भी उन्होंने प्लांट मशीनरी परचेज की हो, या कोई इंडस्ट्री एक्स्ट्रा लगाई हो, या कोई और एसेट्स उन्होंने परचेज की हो, या कोई लोन बोरोइंग कुछ भी किया हो, तो वो सबको, उन सब चीज़ों को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे कि उसके बिहाफ पे कैसे डिसीजन लेंगे आगे, और उसको उस एंट्री को कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। फिर उन एंट्री को रिपोर्ट करके आगे फिर उनकी रिपोर्ट, जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो फिर आगे उनके पास जाती है रिपोर्ट, वो फिर आगे मीटिंग वगैरह के लिए उसके हिसाब से अपना अगला प्लान तैयार करते हैं। और अकाउंट ये तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये वो बैंक वाले अकाउंट नहीं होते जो हम कभी सोचे कि ये बैंक वाले अकाउंट होते हैं। सर पीडीएफ नहीं है, पीपीटी। शो नहीं हो रही? ओह सॉरी, एक मिनट, मैं भूल गया था। अब शो हो रही है? चलो एक बार फिर से थोड़ा क्विक सा कर लेते हैं पीछे। सबसे पहले हम आज अकाउंटिंग और अभी भी इकोनॉमिक। नहीं हो रही है सो सर। नहीं हो रही? ओ, नो सर। अब होगी। हाँ जी सर। अब होगी ना? हाँ जी। सॉरी, ये थोड़ा आज ध्यान नहीं रहा एकदम से करना मुझे। तो आज हम अकाउंटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इन तीनों का आपस में कैसे लिंकेज है, अकाउंटिंग कैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन नहीं होती कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसके आगे बिहाफ पे आगे अपने डिसीजन आगे लेते हैं फर्दर। जैसे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कोई लोन लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर कोई कोई भी किसी तरह की बोरिंग होती है, या फिर कोई और अदर एक्टिविटी होती है, जैसे कोई प्लांट मशीनरी लगाई, या कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, या वो की उसमें इन्वेस्ट किया। तो वो सब चीज़ें अकाउंटिंग में पहले एंट्री रिकॉर्ड होंगी। फिर एंट्री को ये देखेंगे कि वो एंट्री कौन से तरह के अकाउंट में जाएगी, जो देखेंगे अभी आगे। ये अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट,
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल जैसा कि एक नाम से समझ में आ रहा है, पर्सनल अकाउंट होगा यानी कि इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसमें किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन का नाम होगा। इसके अंदर इसका रूल होता है, जैसे इन तीनों के अकाउंटों के तीन रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे किसी ने कोई सामान लिया, जैसे मैंने परचेज किया, राम अकाउंट डेबिट टू, मैंने कोई परचेज किया, राम परचेज दिस गुड। तो मैं राम परचेज कर रहा है तो मैंने परचेज किया तो राम अकाउंट डेबिट होगा वो। और जो परचेज किया वो टू गुड्स होगा, तो वहां पे इस तरह की एंट्री आएगी, जैसे पेइंग सप्लायर 50,000। तो सप्लायर का जो नाम होगा, यानी सप्लायर जो सामान भेज रहा है उसका नाम डेबिट होगा। डेबिट यानी कि जर्नल एंट्री जब आप लोग आप अभी थोड़ा आगे देखेंगे, जैसे जैसे अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज, ताकि जब आप लोग कल इस वीक से हमारा अकाउंटिंग पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप अकाउंटिंग पोर्शन में आगे एंट्रीज देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, ताकि आपको ये अकाउंट याद रहे, ताकि उनके बिहाफ इनके अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन को देख सको कि वो ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जा रही है। और अकाउंट के रूल याद होगा तो तभी आप ट्रांजेक्शन को इजिली कहीं पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं, जिस भी अकाउंट में जाएगी वो। रियल अकाउंट जो कंपनी की जो एक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि कंपनी कोई गुड्स परचेज कर रही है और कोई अपना स्टॉक या गुड्स सेल कर रही है, तो वो इसमें आएंगे रियल अकाउंट। बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट, यानी कि कोई कंपनी है जैसे चेयर ही बनाती है जैसे, वो तो वो पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगी, लकड़ी या लेगी वो, तो उसके अंदर क्या आया, लकड़ी आई, तो वो डेबिट आएगी, यानी कि रॉ मटेरियल मटेरियल बोल देंगे उसको या फिर जो भी नाम देंगे उसको, वो दिस अकाउंट डेबिट ऊपर वाले लाइन में, और नीचे लिखा जाएगा टू, उसको पेमेंट कर दी तो टू कैश पेमेंट, जैसे भी की कैश से की या बैंक से चेक से दिया उसको, या अभी पेमेंट नहीं की तो उसको टू कर उसको कर देंगे, उसका इंडिविजुअल का नाम डाल के। जैसे कोई मशीनरी परचेज की, मशीनरी आई किसी कंपनी में, कोई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ऐसे होती है एंट्री। ये जर्नल एंट्री बोलते हैं इनको, सबसे पहले अकाउंट में जर्नल एंट्री की जाती है, उसके बाद फिर उनके लेजर बनाए जाते हैं। फिर नॉमिनल अकाउंट आता है, इसके अंदर कंपनी के भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं या इनकम होती है या गेन होते हैं, वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कंपनी के लिए सैलरी है, एक तरीके से कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो वो इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, बस आप ये चीज देखो, जैसे हम अपने बैंक की पासबुक देखी होगी, तो उसके अंदर भी दो पोर्शन होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो वो हमारे साइड हम जो लिखते हैं वो बैंक में पहुंच रहा था, जो हम डेबिट में लिखेंगे वो बैंक अपने ट्रांजेक्शन में क्रेडिट वाले पोर्शन में लिखेगा। जब हम अपने अकाउंट बनाएंगे खुद के, तो उसमें हम क्रेडिट वाले ऑप्शन पोर्शन में जो लिखेंगे, बैंक उनको डेबिट वाले पोर्शन में रिकॉर्ड करेगा। बैंकिंग वाला और हमारा सिस्टम अलग चलता है, ये अलग अलग होता है। और इसलिए नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यानी कंपनी को जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हुए वो डेबिट वाले पोर्शन में रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी के जो अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें डेबिट पोर्शन में वो अपने जो भी एक्सपेंस होंगे या लॉस होंगे उनको देखेंगे, और जो क्रेडिट साइड होगी वहाँ पे वो जो भी उनको इनकम रिसीव हो रही है या उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड वाले ऑप्शन में डालेंगे वो। ये इन तीनों को गोल्डन रूल बोलते हैं काउंटिंग का। जैसे पर्सनल अकाउंट के साथ हमेशा ये लाइन याद रखेंगे, इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एंड रियल की होती है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल की डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और फिर इन सब चीजों की जब जैसे जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर बनते हैं, फिर जब फाइनेंशियल एंड होना होता है तो तब कंपनी फिर बनाती है, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए, बैलेंस शीट होगी, ताकि फिर बैलेंस शीट से ही कंपनी की एक्चुअल इमेज पता चलती है कि वो किस किस पोजीशन में स्टैंड कर रही है वो। ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन कोई भी डीलिंग होती है कंपनी में किसी भी तरह की रिगार्डिंग टू अकाउंट, तो पहले उसको देखते हैं कि वो क्या हुआ है, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड है। हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है या किसी ने कोई अपने पर्सनल चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई सामान परचेज किया है, उसको देखेंगे क्या हुआ है वो। फिर उसको क्लास फिर देखेंगे कि वो कौन से अकाउंट में जाएगी वो। अगर वो रियल में जाएगी तो उसके रियल अकाउंट वाला रूल इंप्लीमेंट होगा, और अगर नॉमिनल में जाएगी तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल इंप्लीमेंट होगा उस पर, अदरवाइज पर्सनल वाला होगा। फिर ये रूल अप्लाई करके फिर उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर जर्नल एंट्री के बाद उसमें आगे लेजर और जो भी लास्ट में बैलेंस शीट वगैरह बनेगी। जैसे कंपनी ने लगा लो, कोई भी कंपनी ने परचेज किया 50,000 का सामान क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे कर परचेज किया है, तो यानी कि इसमें क्या हुआ है, गुड्स परचेज हुए हैं। एक गुड्स आप लोग से ये समझते, आप लोग को पता होगा गुड्स तो, गुड्स क्या होता है किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस के लिए। गुड्स पता होंगे आप सभी को। स्टॉक होता है सर। अच्छा,
तो कोई कंपनी है जैसे, शिवानी जी, कोई कंपनी है जैसे चेयर ही लगा लो, हम चेयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। आज हाँ कोई जी। कंपनी चेयर बनाती है, तो उसने अपने ऑफिस के लिए उसने चेयर मंगाई, हाँ जी। तो वो उसके गुड्स में रिकॉर्ड होगा या का कैसे फर्नीचर रिकॉर्ड हो? में। फर्नीचर में। वेरी गुड, क्यों गुड्स में फर्नीचर क्यों नहीं रिकॉर्ड? एक्सपेंसिस। गुड्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे उसको? सर गुड्स में नहीं आता सर, फर्नीचर एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे। हाँ वो तो आ गया, लेकिन गुड्स में ना रिकॉर्ड करने का रीजन क्या है कि ना उसको गुड्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हम? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है ना। ये शॉर्ट टर्म कैसे हो गया? ये शॉर्ट नहीं, लॉन्ग टर्म है सर। नहीं तो एक्सपेंस तो हो गया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसको हम गुड्स वाले, गुड्स हेडिंग में क्यों नहीं डालेंगे उसको, जो गुड्स हम वर्ड बोल ये रहे हैं बार बार? सर गुड्स तो जैसे सेल्स के लिए होता है, पर ये तो पर्सनल यूज के लिए होता है कंपनी का। हाँ ठीक जा रहे हैं, मतलब जो भी कंपनी का, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सीएसआर या फिर कंपनी का जो भी एम होता है उसमें लिखा होता है कि कंपनी ये क्या वर्क करेगी, क्या ये, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या, या ट्रेडिंग कंपनी है तो क्या ये सेल परचेज करेगी। अगर उससे अलावा कोई भी वो सामान परचेज या सेल कर रही है तो वो गुड्स में नहीं आएगा। गुड्स में सिर्फ वही सामान आएगा जो वो सेल, जिसका उसका मेन काम है, जो वो बना रही है या बेच रही है या कहीं से सेल परचेज कर रही है, वो सब चीजें आती हैं। तो ठीक है, 50,000 का सामान खरीदा, फिर वो गुड्स में काउंट हुआ, और ये परचेज काउंट डेबिट टू जिससे परचेज किया, एबीसी मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, एबीसी ट्रेडर से परचेज किया, तो वो उसको टू साइड डाल देंगे, यानी कि क्रेडिट साइड डाल देंगे। और अगर हमने पेमेंट की होती है, और यहाँ इसका ये भी होता है, जैसे कोई सिंपल लाइन होती है कि कंपनी स्टार्टेड बिजनेस एंड देन दे परचेज्ड दिस मटेरियल ऑफ दिस अमाउंट, बट उसमें किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा कि उन्होंने पेमेंट की या नहीं की। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि वो उन्होंने उधार में परचेज किया, यानी कि क्रेडिट में परचेज किया है। तो सिंपल से इसमें लिख देंगे कि जो भी अगर गुड्स परचेज हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट साइड में एंट्री डाल देंगे जिससे भी परचेज किया है, टू दिस दिस। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे कंपनी में भी है, तो अकाउंट सिर्फ हम खुद के लिए बनाएंगे, बैंक के बनाते हैं। तो कॉर्पोरेट कंपनी भी अपने अकाउंट बनाते हैं मेनली। और हम कंपनी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो कंपनी अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कंपनी क्या क्या अकाउंट से क्या क्या यूज, उनके क्या क्या काम आते हैं ये। जैसे कंपनी जब भी कैपिटल उसको रेज करनी होती है तो शेयर इशू से करती है कैपिटल अपनी, उससे, या फिर कोई उसमें इन्वेस्ट करता है तो वहां से कैपिटल रेज होती है। कोई असेट्स परचेज करेगी कंपनी, कोई बिल्डिंग या कोई इक्विपमेंट्स परचेज किया उसने, कोई लैंड परचेज की, असेट्स कोई सी भी करंट असेट्स होगी या फिक्स असेट्स हो गई, तो वो परचेज करेगी, तो वो सब उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। ऑपरेशन जो भी डेली डेली कंपनी के एक्सपेंस होते हैं, जो भी डेली ऑपरेशन में वर्किंग में उसके एक्सपेंस वगैरह हो गए, या उसकी थोड़ी बहुत इनकम जो डेली लिक्विडिटी में आती है, तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी। और कंपनी जो भी रेवेन्यू बनाती है, कोई भी अपना गुड परचेज कर सेल करके, उसको उसको भी हम इसमें लिखते हैं। कोई उसके जो देनदारी लेनदारी होती है, जो मतलब यानी कि उसने सामान तो बेच दिया लेकिन पेमेंट आनी उसके पास, रिसिप्ट आनी रहती है, यानी उसके पास अभी उसको रुपए नहीं मिले उस सामान बेचने के, तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। इसको अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसका मीनिंग, जिसका लिंक अकाउंट से होता है, चाहे हमने सामान परचेज किया हो या सेल किया हो, चाहे हमने उसके पैसे दिए हों चाहे ना दिए हों, चाहे हमको पैसे उनके 2 साल बाद देने हो, या किसी कोई हमने सामान परचेज सेल किया तो उसके पैसे पैसे हमको क्या पता 2 साल बाद आए, तो वो एंट्री भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि अकाउंटिंग में सिर्फ अगर पैसा ही, पैसे से हम कोई सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो वो इसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर हर चीज रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि ये कंपनी अपना प्रॉपर परफॉर्मा बना सकेगी, ताकि उसको इस साल के एंड तक कितने से उसको लेना है, कितनों को उसको देना है, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट रही साल में, कितना उसने लोन उठाया, कितनी उसने कैपिटल रेज की, और अदर उसके एसेट्स वगैरह क्या क्या चीज है उसके पास। जैसे कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करेगी, तो लगा लो कि 10,000 शेयर इशू किए कंपनी ने, जिसमें से हर शेयर 100 रुपए का है, तो यानी कि उसको 10 लाख रुपए की कैपिटल रेज हो गई। अब 10 लाख रुपए उसके पास आ गए, तो फिर वो अब सोचेगी कि हमें कोई भी, जैसे उनको लगा लो कोई प्लांट या मशीनरी खरीदनी थी जिसकी अमाउंट थी 4 लाख, तो उन्होंने पहले वो मशीनरी या प्लांट वो खरीदा। फिर 1 लाख जो, लगा लो कि 1 लाख जो उन्होंने सैलरी वगैरह किसी भी उनके जो एम्प्लॉयज थे उनको दे दी 1 लाख सैलरी। और फिर जो इस मशीनरी को उन्होंने यूज में लाके जो भी उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद उन्होंने जब अपने भी गुड्स जिस भी गुड को सेल किया, तो उससे उन्होंने 8 लाख की उनको सेल मिली उनको, यानी कि 8 लाख का सामान उन्होंने बेचा, जिसमें से यानी कि उनका अब नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 8 लाख का उनको रिटर्न हुआ। जिसमें से यानी 4 लाख तो मशीनरी का एक्सपेंस हो गया, मशीनरी खरीदा, और 1 लाख सैलरी हो गई, तो यानी कि 3 लाख उनको प्रॉफिट हो गया। तो ये इस तरह की ट्रांजेक्शन भी कंपनी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, हर सारी चीज की भी ये अकाउंटिंग में इस
इस चीज से इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, ये जो भी चीज होती है। और गवर्नमेंट के भी अकाउंट होते हैं। गवर्नमेंट अकाउंट जैसे इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, जितनी अभी जैसे भी पढ़ी है, तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि एक कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, या जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, ग्रोस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से और क्या क्या होता है जीडीपी के अंदर, बता सकता है कोई? जीडीपी में हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, या क्या क्या चीजें हम उसमें काउंट करते हैं जीडीपी में? इकोनॉमिक्स पढ़ी तो होगी ना सबने थोड़ी बहुत कुछ, 11th 12th में या ग्रेजुएशन में, या अभी आप पढ़ रहे होगे, या अभी तक अकाउंट इकोनॉमिक्स वगैरह का कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं किया आप लोगों ने? कोई तो बोल दो यार, कोई नहीं रिस्पॉन्स कर रहा आज। नहीं पढ़ी सर। नहीं पढ़ी? शिवानी, शुभम, साक्षी, हम भी मौसम, सर आप लोगों ने नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स? पढ़ी है सर। तो आप लोगों के इकोनॉमिक्स में ये आया नहीं कंसेप्ट, ये आया था मैक्रो? सर। तो क्या जीडीपी आपने क्या पढ़ा फिर जीडीपी में? सर इसमें जैसे कंपनी में जब लास्ट एंडिंग में फाइनेंशियल की जो ईयर होता है उसकी एंडिंग में जितने भी मतलब गुड्स परचेज किए थे हम्म। उनकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है ना उसको कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो होता है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोल दिया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं जो नेशनल इनकम अकाउंट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के, हाँ कैपिटल जी। अकाउंट भी होते हैं, करंट अकाउंट भी होते हैं, तो वहाँ पे जीडीपी का भी तो कुछ कंसेप्ट आता है उसमें। जीडीपी वैसे भी हम सुनते हैं, जीडीपी जैसे अब बात करते हैं ग्रोस नॉर्मली। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ जी, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी के अंदर फिर क्या चीजें लेते हैं हम? ध्यान में नहीं आ रहा सर अभी। नहीं आ रहा? कोई नहीं, अभी धीरे धीरे करेंगे, अभी तभी आज थोड़ा ये इंट्रो इंट्रो साइंस सारी चीजों का जो हमारा इस वीक का पोर्शन चलेगा अकाउंटिंग का। जीडीपी जैसा बताया था कि ग्रोस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के बाउंड्री में जो भी उसके अंदर प्रोड्यूस होता है गुड्स, जो भी सेल परचेज होती है, तो वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर गवर्नमेंट लास्ट में उसको कैलकुलेट करके, जैसे जब वो गवर्नमेंट अपने पूरे कंट्री का जब देखते हैं कि भी हमारी कंट्री में इस साल हमने इतना प्रोडक्शन किया, हमारी कंपनी हमारे कंट्री में, सॉरी, और फिर इतनी हमने बाहर एक्सपोर्ट किया, हमने इतना हमारा इंपोर्ट हुआ, तो उन सब चीजों को देख के फिर गवर्नमेंट लास्ट में कैलकुलेट करती है कि गवर्नमेंट को कितना इनकम या एक्सपेंस थोड़ा बियर हुआ। जैसे जीडीपी का नेशनल इनकम बोलते हैं जिसको, इसका फॉर्मूला था कंजप्शन प्लस इनकम प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जितना हमने बेचा उसमें से जितना हमने मंगाया वो माइनस करके, और फिर उसके अंदर कंजप्शन जितनी भी साल के अंदर नेशनल कंजप्शन हुई है, चाहे हम छोटा सा एक पेन भी ले रहे हो, तो वो भी हमारे जीडीपी में काउंट होता है। या हम चाहे कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम जब मार्केट में जो भी चीज मार्केट की एक्टिविटी होती है, वो सभी चीजें जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होती है। इस एक कंट्री के जो भी हम इस कंट्री के हम नागरिक है, तो हमारी जो भी एक्टिविटी होगी जिससे हमें मार्केट में कोई भी सामान परचेज कर रहे होंगे या हम सेल कर रहे होंगे, तो वो सभी चीजें जीडीपी के अंदर काउंट होती हैं। फिर जीडीपी को और रिफाइन करने के लिए, ताकि जीडीपी का स्टक इमेज और अच्छी आए, तो जैसे जैसे अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जीएसटी वगैरह आ रही हैं, तो इन सब चीजों से पार्शली वो चीजें आ रही है ताकि भी किसी भी कोई भी वो धोखेबाजी ना कर सके किसी से भी। अब मान लो कोई शॉपकीपर है, वो बिना बिल दिए कोई सामान बेच रहा है, या फिर किसी सामान की एमआरपी को मिटा के उस किसी कस्टमर को ज्यादा रेट में बेच रहा है, तो वो सब चीजें अब जीएसटी से खत्म हो सकती हैं, कि ताकि जीएसटी से पक्का बिल बनेगा। कल को अगर हमको कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में जाना होगा, तो हम उसके भी यहाँ पे जा सकते हैं कि हमने इस दिन ये सामान परचेज किया था, इस सामान से हमको ये इशू हो गया, हमारी हेल्थ का लॉस हो गया, हमारे मनी का लॉस हो गया, या और अदर लॉस हो गया, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अब चीजें बढ़ रही हैं, तो डिजिटलाइजेशन बहुत हेल्पफुल हो रहा है।
तो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू के सोर्सेज क्या है, जैसे इनकम टैक्स से गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करती है, सबसे मेजर पार्ट होता है इनकम टैक्स से, क्योंकि ये फिक्स ही है। और जीएसटी, पहले इतने सारे टैक्स होते थे, हर चीज के लिए अलग अलग टैक्स, स्टेट के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ अलग टैक्स हो गया, कोई सामान के रिगार्डिंग अलग टैक्स हो गए, अब इन सब टैक्स को कंबाइन करके एक जीएसटी बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर सारी चीजें काउंट हो जाती है जीएसटी के अंदर, जैसे सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। तो जैसे कोई भी किसी भी चीज पे, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उस पर 12% जीएसटी का गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इस पे 12% जीएसटी कलेक्ट करना है। तो वो अगर किसी स्टेट की, अदर स्टेट की बाउंड्री में जा रहा है तो वो आधा उस स्टेट को मिलेगा और उसका आधा उस स्टेट को मिलेगा। अदरवाइज उसी स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही वो चीज सेल परचेज हो रही है तो वो आधा स्टेट के खाते में जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा उसका रेवेन्यू। जैसे स्टेट में भी तो होते हैं ना गवर्नमेंट, स्टेट की भी तो ट्रेजरी होती है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेन वॉच बॉडी बना रखी है इन जो पब्लिक अकाउंट को वॉच ओवर करने के लिए, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट के वो जो पब्लिक फाइनेंस होते हैं उसको एक तरीके से वॉच ओवर बॉडी है, जो सारे एक्सपेंस और इनकम को देखती है। इसमें गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेंट होते हैं, ये सारे गवर्नमेंट को जैसे जहाँ भी कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है तो फिर यहाँ से पास होके जैसे कोई पॉलिसी बनाते हैं कि इस साल या अभी हमें यहाँ से हाईवे बनाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दिल्ली से चंडीगढ़ तक कोई हाईवे खींचना है, तो उसके अंदर बजट पास होगा, तो बजट पास करने के लिए भी इनकी परमिशन चाहिए, कैग की। क्या के अंदर भी फंड होते हैं, क्या बोल देते हैं इसको शॉर्ट शॉर्ट टर्म में। जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, कस्टम यानी कि जो भी बाहर से सामान आ रहा है तो उस पे जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, कस्टम ड्यूटी बोलते थे जिसको। और अदर जो भी अदर सोर्सेज होते हैं, जैसे कोई भी फंडिंग उठा रहे गवर्नमेंट कहीं से तो वो भी उसका एक रेवेन्यू सोर्स होता है एक तरीके से। फिर उसके बाद जब फंडिंग आ जाती है गवर्नमेंट के पास तो ये सारी चीजें ट्रेजरी में चली जाती हैं। और फिर ट्रेजरी में जाने के बाद फिर ये देखिए ट्रेजरी में चली जाती है फिर, और ट्रेजरी में फिर जाके फिर गवर्नमेंट इनका यूटिलाइजेशन कैसे करती है। गवर्नमेंट फिर अपने जैसे बजट पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट पास करती है उसको यूनियन बजट बोलते हैं हम, और स्टेट गवर्नमेंट जो बजट पास करते हैं उसको स्टेट बजट बोलते हैं। तो फिर यूनियन बजट में सारी बातें लिखी होती है कि इस साल हमें इस डिपार्टमेंट पे इतना एक्सपेंस करना है, जैसे डिफेंस पे 15% करना है, सब्सिडीज जो भी गवर्नमेंट को स्कीम में देनी है या फिर किसी को भी कोई मनी अलॉट करनी है तो 70% उस पे, ऐसे हेल्थ केयर पे भी, एजुकेशन पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग देखेगी हमें पिछले साल हमें यहाँ से इतना रेवेन्यू हुआ था सर तो इस साल। टीडीएस कब लगता है? क्या? टीडीएस। सीडीएस क्या? टीडीएस। टीज टैक्स डिडक्शन एट सर्विस। हाँ जी। वो गवर्नमेंट के उन पे लगता है जब गवर्नमेंट के कुछ भी, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी चीज परचेज सेल करते हैं तो उस टाइम लगता है वो। टीडीएस ही पूछा होगा ना आपने, सीडीएस पूछा है? टीडीएस। हाँ तो ये जैसे सैलरी होगी तो ये बैंक हो गए जो गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड, जो अभी जैसे पेमेंट आएगी, सैलरी आएगी, तो वहाँ पे वो पेमेंट के उस पे कटता है कुछ परसेंटेज जो होता है, जो भी उन्होंने बता रखा होता है उसके अकॉर्डिंग होता है ये टीडीएस। अभी करेंगे टैक्स वाले पोर्शन, अभी करेंगे आगे, टैक्स का भी पूरा एक पोर्शन बनता है अभी। ये सब चीजें एक इंट्रो सा हो गया, जैसे गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, रिवेन्यू हो गया, वो सब चीजें हैं। गवर्नमेंट के भी जैसे जो एक्सपेंस होते हैं उनको कैसे कैसे उनको रिवेन्यू एक्सपेंस में डालेगी, या किसी और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए उसमें डालेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया उनमें डालेगी। और एक होता है जैसे फिजिकल डेफिशिएंट, फिजिकल डेफिशिएंट यानी कि राजकोषीय घाटा, यानी कि गवर्नमेंट, जैसे अब गवर्नमेंट भी एक तरीके से, जैसे हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से कि गवर्नमेंट भी एक तरीके से एक, उसका स्ट्रक्चर भी कंपनी की तरह ही है, या हमारे घर का स्ट्रक्चर भी देखते हैं हम कंपनी की तरह ही चल रहा है सारा सिस्टम। तो गवर्नमेंट भी तो जैसे किसी दूसरे देश से कोई सामान परचेज करती है उसको हम इम्पोर्ट बोल देते हैं, तो कोई सेल करते हैं उसको एक्सपोर्ट बोल देते हैं। तो जब उस सब का लास्ट में मिला के कैलकुलेट करके कितना हमने सेल किया, कितना हमने परचेज किया, तो हमको देखते हैं कि अगर हमारी परचेसिंग ज़्यादा है और सेल हमारी उससे कम है, यानी कि हमने एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट हमने कम किया, तो हमको वहाँ पे फिजिकल डेफिसिट होता है, नहीं राजकोषीय घाटा बोलते हैं जिसको। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी एक अलग से रिजर्व बनाती है या फिर बजट में थोड़ा बहुत इसके लिए भी पोर्शन देती है कि ताकि वहां से उसका अमाउंट कवर हो जाए।
वरना अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो हमारी कंट्री डेट में जाती जाएगी, फिर हमारे यहाँ पे चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी भी बढ़ेगी। फिर जैसे जैसे एक प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे उससे लिंक सारी फिर प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और फिजिकल डेफिसिट अगर मेंटेन रहेगा तो ग्रोथ भी मिलेगी कंपनी को भी, कंट्री को भी, इंडिविजुअल को भी, जीडीपी बढ़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट कभी कभार टैक्स बढ़ा देती है बीच में, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हैं तो उससे भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिलता है। अब कम अकाउंटिंग जो पोर्शन है, ये इकोनॉमिक्स से लिंक करता है, डायरेक्ट लिंक करता है। क्योंकि अकाउंटिंग पहले स्टार्ट होगी, पहले अकाउंट कोई भी हुआ तो उसमें बिजनेस की सेल परचेज सारी चीजें रिकॉर्ड करके, एसेट्स लायबिलिटी सारी चीजें मेंटेन करके फिर इकोनॉमिक्स बताएगी सारा उसका, सारी एक कंपनी, दो कंपनी, हजार कंपनियों का मिला के फिर उसका देखे कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, कैसे उसने नेशनल में क्या वो अपना वो इन्फ्लुएंस डाल रहा है। अगर वो ज्यादा ही कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा था, गवर्नमेंट उसको और अच्छा करेगी, इनिशिएट करेगी उसके साथ। अकाउंटिंग में सबसे पहले रिवेन्यू के रिगार्डिंग, या कॉस्ट भी, कंपनी कोई भी कंपनी है तो उसको कॉस्ट, यानी कि जो उसको एक्सपेंस, जो भी उसको कॉस्ट, कहीं पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया या कोई अदर चीज पे कॉस्ट उसकी जो लग रही है, कोई भी गुड्स बनाने में उसकी कॉस्ट लग रही है, कोई रॉ मटेरियल परचेज करने में कॉस्ट लग रही है, ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई, या उसकी कम्युनिकेशन है इंटरनली जो भी कॉस्ट होगी, तो वो सारी चीजें होगी। और फिर प्रॉफिट, उसको जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है जो भी सेल्स करके, वो सारी चीजें अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके अंदर फिर हम देखते हैं असेट्स। असेट्स भी दो तरह के होते हैं, करंट सेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट सेट्स जो यानी कि एक साल के अंदर जिनका लिक्विडेशन हो जाता है, यानी कि एक साल के अंदर हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मेजरली या तो कैश ही आएगा, या फिर बैंक चेक आ जाते हैं, और वर्किंग वो भी हो जाते हैं करंट सेट, छोटी सी जो होती है एक लाइबिलिटी, जो हमको जो भी कंपनी या गवर्नमेंट को जो भी देनदारी होती है, जो भी उसको बाहर पेमेंट करनी होती है, उसके अंदर लोन आ जाते हैं। और उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट असेट साइड जाती है। इसके अंदर लोन हो गया, जो कंपनी को जहाँ से रिसीवेबल होती है वो चीज़ आ जाती है। इक्विटी, यानी कंपनी के इक्विटी में कितनी अमाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितनी, कौन कौन सी इक्विटी शेयर होल्डर है, जैसे अगर जितने भी हैं तो उसकी इक्विटी अमाउंट कितनी है। वो सारी चीजें फिर इकोनॉमिक्स देती है। उसके बाद में उसका ओवरव्यू कि कंट्री में उसका क्या कंट्रीब्यूशन, जैसे कोई हजार कंपनियों का देख लिया उनका कि प्रॉफिट क्या कुछ है उनका, तो अकाउंटेंट तो कर देगा कि अकाउंट बना देगा कि कंपनी का सारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना बनो के रख दिया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का रोल स्टार्ट हो, इकोनॉमिक्स देखेगा कि उस इस इन एक कैटेगरी कंपनी, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर 1000 या 10,000 कंपनी इन्वॉल्व है, तो देखिए कि इन कंपनियों के इतने प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इनमें से सारे के फिगर बड़े आ रहे हैं। तो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अच्छा किया तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एक टेक्सटाइल का अच्छा आया। तो वो सारी चीजें फिर आगे जीडीपी में कैलकुलेट होंगी, और धीरे धीरे आगे सारे जब लास्ट में कैलकुलेट होते हैं सारी चीजें। इसके अंदर फिर इकोनॉमिक्स के अंदर फिर उसमें देखें कि कितना कंट्रीब्यूशन कैसे करके उसने फिर जीडीपी में क्या उसने हेल्प किया। नेशनल आउटपुट, यानी कि नेशनल, वही जो मैं बता रहा था अभी आपको, नेशनल इनकम काउंटिंग होता है। इसका मॉडल भी इनपुट आउटपुट मॉडल की तरह होता है, जैसे मैट्रिक्स देखते हैं हम। तो फिर ये सारी चीजें देखते हैं इकोनॉमिस्ट। एम्प्लॉयमेंट देखता है कि इस प्रोडक्शन से या इस कंपनी से या इस बिजनेस से इतने एम्प्लॉयमेंट हुए। और फिर इसका इन्फ्लेशन में क्या रोल रहा। इन्फ्लेशन का भी अनएम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है वैसे तो, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन वही है जो किसी भी कोई भी सामान, कोई भी चीज होती है, उसकी ओवर द टाइम उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, उसकी प्राइस बढ़ता जाता है, जबकि हमारी इनकम नहीं बढ़ पाती, तो इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। जैसे किसी पर्सन की इनकम तो बढ़ नहीं रही और उसके खर्चे खर्चे बढ़ रहे हैं, जैसे मार्केट में देखते हैं सामान महंगा हो रहा है डे बाय डे, तो और इनकम हमारी सेम की वही की भैया, इनकम चाहे कम भी हो जाए, तो जब इनकम और ऐसे प्राइस के बीच में ज्यादा ही डिफरेंस आ जाता है तो इन्फ्लेशन बोल देते हैं उस टाइम को। इन्वेस्टमेंट देखेंगे फिर जी, उसके हिसाब से फिर ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो रही है, कोई भी कंपनी कैसे इन्वेस्ट कर रही है, ट्रेड क्या चल रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे फिर पॉलिसी बनाएंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर फिर अकाउंटिंग में मेजर करते हैं हम। और लोन देखते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं इसमें लोन का, कि लोन भी क्यों होता है। कंपनी को या किसी गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए होता है अपनी कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, या अपने अपने जो भी कोई भी उसने परचेज करना हो, अपनी बिजनेस एक्टिविटी एक्सपेंड करने के लिए तो लोन चाहिए होता है। अब ये तो है नहीं कोई सेल्फ सफिशिएंट इनफ तो होता नहीं कि वो अपने सारे खर्चे उसको जो भी
कुछ भी परचेज करना हो तो वो सारी चीज़ें वो खुद अपने आप से अकेला मैनेज कर सके, इसलिए कंपनी बनाते हैं, पार्टनर उसमें ऐड करते हैं, लोन लेते हैं, किसी और अदर चीज़ से इन्वेस्ट करवाते हैं। तो लोन भी कई तरह के होते हैं, आप लोगों को नॉर्मल पता ही है, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, या फिर एक एक कैश कैश क्रेडिट भी होता है, या इसको सॉरी वर्किंग कैपिटल लोन भी बोल देते हैं जिसको। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोन होते हैं जिसके अंदर बैंक डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोलेटरल या सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। जैसे होम लोन हो गया, उसके अंदर बैंक जरूर से जरूर कोलेटरल या कोई ऐसी सामान आपसे गिरवी रखाते हैं, ताकि आपकी अगर सिचुएशन में, अगर आप लोन पेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं होते, तो वहां से बैंक उसको रिकवर कर सकता है। इसके फिर जैसे अनसिक्योर्ड लोन में आ जाते हैं, एजुकेशन लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गए, ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इनके अंदर ज्यादा सिक्योरिटी कोई नीड नहीं होती। इसके अंदर एजुकेशन लोन में आप लोग जैसे डिग्री वगैरह, ये सारे जो कोर्स वगैरह जहाँ पे एडमिशन लेना, अपने सारे प्रोसेस देखेंगे, वो हर चीज पे वो नजर रखेंगे, आपके फंड पे या आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री तक पे देखेंगे। आपकी डिग्री, आप जो उन पे डिग्री दिखा रहे हो कि हमने जैसे ग्रेजुएशन की है, हमको मास्टर डिग्री इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से करनी है, तो हमको इतना अमाउंट का लोन चाहिए, तो वो चेक करेंगे पहले कि जो भी आप अपनी डिग्री लेके जा रहे हो उनके पास, आपकी वो ओरिजिनल है या फेक है। उसके लिए आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं जिसको, ग्रेजुएशन डिग्री के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं, इन सब चीजों जो बैंक वगैरह अपने उनके हिसाब से करते हैं। फिर उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट, अलग अलग लोन के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। फिर इनका ईएमआई भी अलग अलग होती है कि इतने मंथ में, हर मंथ इसकी इतनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, और इंटरेस्ट रेट इसका इतना रहेगा। इंटरेस्ट रेट जैसे लोन, आप लोगों को पता होगा, जैसे लोन अमाउंट पूरा, जैसे लोन किसी ने 20 लाख का लोन कराया, और वो 20 लाख ये तो इंस्टेंट आ जाते हैं उसके अकाउंट में, 20 लाख ऐसे इंस्टॉलमेंट, वो भी इंस्टॉलमेंट में आते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में आए या 4 इंस्टॉलमेंट में आए। लेकिन उस हमें लोन की जो ईएमआई पे करनी होती है, वो तो हमारी बाद में स्टार्ट होती है, जब तुम्हारा लोन पूरा हमारे पास आ जाता है। यानी कि जब हमने 20 लाख का लोन लिया किसी बैंक से, तो जब हमारे खाते में जिस दिन हमारे 20 लाख अमाउंट टोटल आ चुकी होगी, तो उसके बाद हमें ईएमआई का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उससे पहले सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट शुरू से स्टार्ट हो जाता है, और ईएमआई की जो इंस्टॉलमेंट होती है, ईएमआई, वो लोन की पेमेंट जब तक पूरी आ जाती है अकाउंट में, उसके बाद स्टार्ट होती है ईएमआई। तो फिर जैसे जैसे फिर बाद में ईएमआई प्लस इंटरेस्ट, फिर दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। और गवर्नमेंट जैसे बिजनेस के लिए, जैसे एमएसएमई के लिए भी काफी चीजें, काफी स्कीम लेकर आ रही है, काफी लोन की स्कीम काफी लेकर आ रही है, जिसमें जैसे मुद्रा लोन हो गया, सीजीएसटी हो गया एक, सीजीटीएमएससी हो गया, और एक ये किसान एग्रीकल्चर के लिए जैसे किसान कैश क्रेडिट एक होती है स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड। ये होता है, उनको ऐसे एग्रीकल्चर वाले उनके जो इक्विपमेंट से लेने होते हैं, उनको सीड्स लेने होते हैं, या कोई और फाइनेंस के लिए उसको चाहिए होता है नीड, तो वो उससे ले सकते हैं। और कैश क्रेडिट, एक कैश क्रेडिट आपने देखा होगा, जैसे जो हमारे आसपास लोकल मंडी में जो दुकानदार होते हैं मार्केट में, तो वो उनका सभी का करंट अकाउंट होता है, और वो कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी अवेल करते हैं। कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी की लिमिट बोल देते हैं भी, हम मेरी लिमिट 5 लाख की है, 50 लाख की है मेरी, तो यानी कि वो पांच अपने लिमिट के अकॉर्डिंग बैंक से पैसे निकला सकता है इजिली जब भी इसको जरूरत होती है। और इसका इंटरेस्ट जाता तो है, इंटरेस्ट लेकिन उस अमाउंट पे जाता है जितनी वो अमाउंट निकालता है। जैसे किसी की लिमिट है 5 लाख की, अगर उसको अभी जरूरत है सिर्फ 1 लाख की, तो वो 1 लाख ही निकालेगा, और उसका इंटरेस्ट जो जाएगा वो 1 लाख पे ही जाएगा। ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट पूरे 5 लाख पे ही कैलकुलेट होगा, उसका 1 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये सब चीजें आती हैं इनमें। अब जैसे कोई कंपनी है, अब ये वर्किंग कैपिटल आ जाती है उसमें, फिर ये पर्सनल जो भी हमने अभी डिस्कस किया, कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी होगी। और कोई कंपनी है, जैसे अब कंपनी का स्ट्रक्चर भी एक, हर चीज जब हम मैच देखते हैं कि हर चीजों का सेम सही मिलता है हमको। कोई भी कंपनी देख लेते हैं, कोई भी कंपनी जैसे एबीसी मैन्युफैक्चर लिमिटेड है, वो अपना कैसे अकाउंटिंग और बैंकिंग, कैसे अपनी सर्विसेज को, कैसे इन चीजों को मैनेज करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी शुरू हुई, तो सबसे पहले स्टेप उसने कैपिटल रेज की, उसने शेयर इश्यू करे 50 लाख के, और उसने बैंक से लोन लिया 30 लाख का, तो उसके पास अब कितने रुपए आ गए टोटल, 80 लाख। शेयर इश्यू करके 50 लाख, और बैंक से लोन लेके 30 लाख, क्योंकि उसको अपने आगे इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी उसको परचेज करना उसके लिए चाहिए। फिर बाद में कंपनी ने आगे उसको जो पैसे आगे उसके उसमें से फिर उन्होंने मशीनरी परचेज की, उसने एम्प्लॉय हायर किए, तो उन सब एक्सपेंस कैलकुलेट करके फिर बाद में, फिर जब मशीनरी आ गई, प्लांट लग गया, एम्प्लॉयज आ गए, तो फिर उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर प्रोड्यूस किया उन्होंने, फिर सेल किया, फिर उनको रेवेन्यू हुआ 1.2 करोड़ का। अब इसमें से 1.2 करोड़ में से अपना लोन का भी अमाउंट निकाल लेंगे ये वो, और सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी भी देंगे ये, और मशीनरी के लिए भी जैसे वो बनाते हैं, डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया,
मशीनरी के लिए वो बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं कि मशीनरी जैसे ये तो है नहीं, कोई भी असेट्स होती है तो उसकी लिमिट पूरी ये तो नहीं होती कि भी वो लाइफ टाइम रहती है, कुछ टाइम बाद वो डेप्रिशिएट भी होती है, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाते हैं उसके लिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हमने किसी को सामान बेच दिया, अब ये तो है नहीं हमारे रुपए सब सही आएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारे पैसे डूब जाते हैं, मर जाते हैं, बोलते हैं इनको बैड डेट्स बोलते हैं। तो कंपनी, कोई भी कंपनी होती है उसके लिए बैड डेट्स के लिए प्रोविजन जरूर बनाती है हमेशा। और फिर रिजर्व भी बनाती है कंपनी, जैसे कोई भी अनवांटेड या अनफोर्सिन एकदम से डिजास्टर आ जाता है कंपनी के ऊपर, यानी कि कोई नेचुरल, जैसे कोई कंपनी का कंसाइनमेंट है, कोई उसका सामान, जैसे ट्रांसपोर्ट का देख लो अब, शुभम, जैसे ट्रांसपोर्ट का होता है, कोई आपका सामान जा रहा है कहीं से कहीं पे, जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं कहीं पे भेज रहे हैं हम किसी दूसरे स्टेट में, या साउथ में भेज रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भेज रहे हैं, तो रास्ते में कुछ भी हो गया उसको, वैसे तो इंश्योरेंस होता है उसका, लेकिन अगर मान लो कुछ भी एज नेचुरल से कुछ भी हो गया, मान लो ट्रक कंपनी से निकलते कुछ हो गया उसको, कुछ भी नेचुरल अनवांटेड आउटकम आ गया, तो फिर वहां पे उसको रिकवर करने के लिए रिजर्व बनाती है कंपनी। या फिर एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाए ज्यादा ही, जैसे कोविड में आई थी कंपनी के लिए, जैसे कंपनी के ऊपर काफी और प्रेशर कुछ भी आ गया था, उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए उनको सारी चीजें एकदम से तैयार नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम के लिए उनको फिर सबके अगले के जो जो उनके मेन मेन एम्प्लॉय थे उनके घर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना, उनको सेलुलर कनेक्शन भी देना, तो वो सारी चीजें फिर कंपनी उस चीजों के लिए पहले रिजर्व बना के रखती है, ताकि कल को अगर कोई एकदम से अनफोर्सिन कोई भी आउटकम आ जाए, कोई भी अनवांटेड कोई भी चीज आ जाए, तो उसके लिए पहले से रिजर्व बना के रखे हो, ताकि कोई भी उनके आगे मुसीबत है तो उसको वो डील कर सके इजिली, जब भी उसके आए रिजर्व रिजर्व इसलिए बनाते हैं। तो फिर कंपनी फिर बाद में रिवेन्यू आ गया उसको, फिर बाद में अपना ये सैलरी इंटरेस्ट टैक्स वगैरह सब दे दू के फिर अपना बाद में उसका जो प्रॉफिट होता है, फिर शेयर होल्डर की पेमेंट होती है, डिविडेंड जाते हैं, फिर बाद में शेयर होल्डर में से प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले जाता है, फिर लास्ट में बच बचा के फिर इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। ऐसे होती है सारी प्रोसेस फिर कंपनी के अंदर भी। और फिर इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हुई है, कैसे कैसे रियल अकाउंट में जा रही है, नॉमिनल अकाउंट में जा रही है, या पर्सनल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन कैलकुलेट हो रही है। तो आज फिर हमारा यही टॉपिक था इतना ही। तो फिर हमने ये देखा कि अकाउंटिंग एक फाउंडेशन होती है किसी भी बिजनेस की, क्योंकि बिना अकाउंटिंग के बारे में सोचे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी तो नहीं बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अकाउंटिंग के बारे में ना सोचे, एंट्री अब तो छोटे बिजनेस तो कर लेते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, लेकिन बड़े बिजनेस कंपनी होती हैं तो उनमें तो हर चीज का रिकॉर्ड होता है। अकाउंटेंट भी उनमें काफी सारे होते हैं, एक सीनियर अकाउंटेंट होता है, फिर ऑडिटर भी आ जाते हैं उनमें ही। फिर अकाउंटिंग डेली डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन कैसे चल रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन भी लेते हैं आगे। जैसे मैनेजमेंट में पढ़ते हैं हम मार्केटिंग में कि प्लानिंग प्लानिंग इसीलिए होती है ताकि हम पहले देखते हैं कि पिछले साल हमने क्या रिवेन्यू किया, पिछले साल हमारी क्या पॉलिसी रही थी, पिछले साल हमने क्या क्या चीज़ किया था, उसके बिहाफ उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस साल हमें क्या एक्टिविटी, क्या प्रोड्यूस करना, हम कितना प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है उसके, तो वो सारी चीज़ें पहले प्लानिंग में इसीलिए देखते हैं ताकि हम आगे ठीक से संभल के चल सकें। और इसी तरह गवर्नमेंट के भी होते हैं, गवर्नमेंट भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि जीडीपी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इन्फ्लेशन ठीक रहे। इन्फ्लेशन बुरी भी नहीं होती और अच्छी भी नहीं होती, इन्फ्लेशन का एक रेट होता है, जैसे 4 to 6 बोल देते हैं, 4% से 6% तक एक उसका रेट होता है कि इतने परसेंट इन्फ्लेशन कंपनी किसी भी कंट्री के लिए ठीक होती है। अगर इन्फ्लेशन 0 होगी तो वो भी नुकसानदायक है, और 6 से वो भी चलेगी, जैसे 8 10 या 12% इन्फ्लेशन चलेगी, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, यानी कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, पर कैपिटल इनकम बहुत कम जा रही है, और जबकि सामान है जो भी डेली यूज का सामान होता है या किसी भी लग्जरी गुड्स हो गए, तो वो सारे सामान महंगे हो रहे हैं, तो वो सब चीजें फिर नॉर्मल इंडिविजुअल की रिस्क से बहुत दूर हो जाते हैं, जिससे फिर उसको परेशानी होती है, कंट्री की इमेज खराब होती है। जो भी इंडेक्स जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, फिर उसके बाद न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, पीके हो गया, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स हो गया, और हैप्पीनेस इंडेक्स हो, काफी तरह के इंडेक्स होते हैं जिससे कंट्री की इमेज पता चलती है कि यहाँ पे कंट्री के लोग, यहाँ पे लोगों की पर कैपिटल इनकम कैसे है, यहाँ पे एजुकेशन सर्विस कैसे है, यहाँ पे हेल्थ सर्विस कैसे है यहाँ पे। तो इससे देखी जाती है कि कंट्री की इमेज भी इससे मैनेज करते हैं। जब हमारी जीडीपी ग्रो करेगी अच्छी तरह से तो कंट्री भी ग्रो करेगी, और कंट्री ग्रो करेंगे तो इसमें जब जीडीपी में हम सभी इंक्लूड हैं, तो हम सभी ग्रो कर रहे होंगे तो जीडीपी भी हमारी ग्रो कर जाएगी। फिर ये सारी चीजें ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही होती हैं, सारी चीजें ग्रोथ देखते हैं फिर अकाउंटिंग के पोर्शन से कि अकाउंट में कैसे क्या मैनेज करना है। कम जैसे गवर्नमेंट के भी अकाउंट होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे मैं बता रहा था आपको, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट आ जाते हैं, करंट अकाउंट आ जाते हैं। गवर्नमेंट भी देखते हैं कि उसको कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने कैपिटल रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट कितने हुए उनके, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिवेन्यू,
और फिर करंट अकाउंट में देखते हैं उनको, करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग जो जो उन्होंने इस साल विद इन 1 ईयर उन्होंने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, क्या क्या इंपोर्ट किया, तो वो सारी चीजें उसके अंदर कैलकुलेट होती हैं वो सारी। वो भी अब आगे देखेंगे हम, जीडीपी वगैरह जब भी पढ़ेंगे अभी थोड़े, जीडीपी, एनडीपी, सारी चीजें देखेंगे हम। तो इन जैसे इकोनॉमिक्स डाटा के लिए हम आरबीआई की साइट पे विजिट करते रहते हैं रेगुलरली। वहाँ से हमको पता चलता रहता है कि अभी आरबीआई जो भी हमारी बैंकिंग की, हमारी कंट्री की नेशनल अपेक्स बैंकिंग बॉडी है, तो वो अभी फिलहाल क्या चल रहा है उसमें। जैसे वो हर 2 महीने में वो करते हैं म्यूनिसिपैलिटी इशू, उसके अंदर बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, एलएसएफ, एमएसएफ, ये सारी चीजें होती हैं। बैंक रेट यानी कि जिस बैंक, वो जिस रेट पे बैंक को वो लोन देंगे उसी रेट पे फिर आगे बैंक हमको लोन देगा। जितना बैंक रेट ठीक होगा, जब मान लो बैंक रेट पिछले पॉलिसी में 6.5% था, अब अगर 6.25% यानी कि हमारे लिए अब हम अगर लोन लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा और इजिली पड़ जाएगा, क्योंकि जितना बैंकों को लोन मिलेगा आरबीआई से जितने कम रेट पे, उतना ही हमको फिर कम रेट पे हमको बैंकों से लोन मिलेगा। इसी तरह से फिर कंपनी के स्ट्रक्चर के लिए या कंपनी के नए न्यू रेगुलेशन, कंपनी एक्ट के अंदर जो भी न्यू रेगुलेशन आ रहे हैं, फिर कंपनी के लिए जो जो नई नई कंडीशन या फिर जो जो उनके सिचुएशन आती हैं, तो एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उस साइट पे विजिट करके हम कंपनी के डेली रूटीन की एक्टिविटी को देख सकते हैं, ताकि हमारी कंपनी की रूटीन एक्टिविटी सही चल सके। इनकम इनकम टैक्स पोर्टल है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि टैक्स में भी क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें अमेंडमेंट हो रही हैं डेली डेली या फिर ईयर टू ईयर। उसके अकॉर्डिंग वो अपने सारे एक्सपेंस और उनको इनकम को कैलकुलेट करके उनको डाइवर्ट कर सकते हैं कि हमें इतना इनकम पे हमें इतना एक्सपेंस करना है। और फिर इन सारी चीज़ों को देख के फिर ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं अकाउंटिंग, और इस तरह से फिर अकाउंटिंग और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, इन सभी चीज़ों का लिंक होता है आपस में। एक इकोनॉमिक्स के बारे में ये कहते हैं कि जैसे पढ़ते हैं कि आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बन जाएं या हम सबसे सुप्रीम इकोनॉमिस्ट नॉलेज वाले पर्सन बन जाए। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ी जाती है ताकि कोई इकोनॉमिस्ट बंदा आपके बेवकूफ ना बना सके। जो भी अब हम देखते हैं आसपास सारी चीजें इकोनॉमिक्स हैं। अब आप जो भी चीज परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले तो चलो कंपनी या फिर अकाउंट है उसके अकाउंट ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर बाद में तो जाएंगे कहाँ पे, अल्टीमेटली जीडीपी वाले पोर्शन में जाएंगी वो सारी चीजें। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स का पार्ट हम सभी सारे हैं, कंट्री की जो भी एक्टिविटी और आसपास हर चीजों में इकोनॉमिक्स है। हर चीज में इकोनॉमिक्स लाई करती है, जो भी हम एक्टिविटी छोटी से छोटी एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हमारा उसका नेशनल में होता है। जैसे अब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उस पे हम जो टैक्स देते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एमआरपी लिखा था उसमें, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर लिखी साइड में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कोई भी सामान हमें 10 रुपए का सामान परचेज किया तो उसमें ये भी लिखा होता है कि उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है ही ऑलरेडी। और कोई सामान ऐसा है कि जिसके अंदर टैक्स नहीं लिखा तो उस पर जीएसटी परचेज करके जीएसटी के थ्रू उसके टैक्स की पेमेंट होती है। अब कोई सामान हम ऐसे परचेज करे तो एमआरपी वो डायरेक्ट होना गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बता सकते हैं आप लोग? सर इनकम टैक्स डायरेक्ट है। इनकम टैक्स, हम्म। और टूल टैक्स है। टोल टैक्स तो डायरेक्ट तो नहीं होता, वो तो वैसे तो। और डायरेक्ट टैक्स में और क्या आ जाता है? डायरेक्ट टैक्स में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं? टीडीएस जैसे भी तो उसी कॉर्पोरेट में टैक्स आता हम, होगा सर, सैलरी में से ही तो कटता है वो। हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ वो भी टीडीएस आ गया। और कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में तो यही है आपका जीएसटी, कस्टम ड्यूटी आ गई, ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। यानी कि जिसमें आप खुद से पेमेंट टैक्स की कर रहे हो, आपके वहाँ पे टैक्स लिखा जा रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट यानी कि हम पेमेंट नहीं कर रहे। हम जैसे कोई दुकान, हमने कोई मोबाइल परचेज किया, तभी तो ना हम गवर्नमेंट को जाके टैक्स देकर आ रहे हैं खुद से अपने हाथ से कि जी हमने ये मोबाइल परचेज किया है जी, हमारा इस पे टैक्स इतना लग रहा है तो आप इतना टैक्स काट लो, हम ये पे टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। हम शॉपिंग पूरा देते हैं उस अमाउंट के साथ, फोन के अमाउंट के साथ टैक्स। फिर शॉपकीपर आगे जो रिटेलर होता है वो आगे फिर आगे
जहाँ से होलसेलर को परचेज देता है, या फिर शॉप, अब जैसे जीएसटी इसीलिए तो लाते हैं ना जीएसटी, अब शॉपकीपर अपने सारे ट्रांजेक्शन को जीएसटी के थ्रू रिकॉर्ड करके देगा, तो गवर्नमेंट के पास भी डाटा आ जाता है कि किसी इस शॉपकीपर ने इतने सामान, इतना इन्वेंट्री इसने परचेज किया, इतना सेल किया, इसको इतना टैक्स का हुआ। तो अगर वो कहीं पे भी धांधलेबाजी करेगा, कोई भी छुपाएगा अपना अकाउंटिंग की, हाँ मैंने तो भी इतना परचेज किया लेकिन मेरे को प्रॉफिट कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट तभी पढ़ लेगी उसको कि जीएसटी नंबर से उसके सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, जीएसटी नंबर डाल के सारा डाटा निकल जाएगा उसका कि उसने इतने इससे इतना इतना सेल परचेज किया था उसने, इस चीज की शॉप है उसकी, यहाँ पे शॉप है, वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें फिर। तो इस तरह से ये हमारा थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। इसमें हमने देखा कि ये सारी चीजें कैसे आपस में इंटरलिंक करती हैं, पहले अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगी, फिर उसका बाद में वो इकोनॉमिक्स में जाएगी, और फाइनेंस तो इन्वॉल्व है ही है उसमें, और फाइनेंस की क्लास हम लगा ही रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें हमें देखने भी हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप लोगों को कोई और डाउट, कुछ क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सभी ने सबमिट कर दी ना, जो उन्हें बोल रखी थी सर ने? एक ही बार किए हैं सर। और बाद में नहीं की? नो सर। अच्छा, और कब करोगे फिर उन सभी को? डेट उनकी फिर अभी सर ने बोला भी था कि संडे तक होगा या मंडे तक, जो भी है। सर सर बोल रहे थे रिपोर्ट के लिए वो करवाऊंगा प्रैक्टिस। हाँ तो वो तो कराएंगे, लेकिन आप असाइनमेंट को तो रेडी रखना पड़ेगा पहले से ही, थोड़ा बहुत खुद भी थोड़ा बहुत हम देखें, नेट का यूज करें, बुक है हमारे रेडी है पास। सर असाइनमेंट, तो वो सर बोल रहे थे कि लिंक भेज देंगे, हमारे पास लिंक नहीं आया इसलिए सबमिट नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, भिजवा देंगे वो फिर।